हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 21 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP 1200 रुपया है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि सूटकेस का MRP जो है वह है 1200 रुपया। तो सूटकेस का MRP कितना है? MRP है 1200 रुपया। ठीक है, जिस पर दुकानदार ने कितना परसेंट की छूट दे रखा है? वो दे रखा है 20% की छूट। अगर 12 तक अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 120। डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 12 दूनी 24। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये 6 और ये 11 में से 2 हो जाएगा, यानी कि 9, यानी कि 960 रुपया हो रहा है डिस्काउंट के बाद। लेकिन जोगिंदर जब क्या करता है, जोगिंदर जो इस छूट पर जो राशि है छूट के बाद, उसी राशि पर फिर वह 20% का अतिरिक्त छूट पा लेता है। लेकिन 960 का अगर फिर 20% अगर निकालेंगे ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 92 रुपये का और अतिरिक्त छूट पा लेता है। तो कितना उसके लिए हो जाएगा क्रैम्बुल? वो हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 5 में से 9 जाएगा, यानी कि 15 में से 9 जाएगा 6 और ये 8 में से 1 जाएगा 7। जोगिंदर के लिए पड़ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सूटकेस का क्रय मूल्य वो 768 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए? ऐसे मान लेते हैं कि टोटल छात्रों की संख्या जो है वो है 100। टोटल छात्रों की संख्या है 100, जिसमें कि 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में, और दोनों में फेल हुए हैं 30%। तो दोनों में पास कितना हो रहे हैं? दोनों में पास हो रहे हैं, जब ये 30% निकालेंगे 100 का तो 30, यानी कि फेल हुए हैं, तो दोनों में पास हुए हैं 70। ठीक है, ये दोनों का है। और केवल एक में कितने पास हुए? 35% फेल हुए, तो पास हुए 35 और 5 40 और 60, यानी कि 65 एक विषय में पास हुए। दूसरे विषय में कितने हुए? दूसरे विषय में पास हुए हैं, फेल हुए उसमें 42%, 30 में पास हुए हैं 42 8 50, 50 और 50 100, यानी कि 58%। ऐसे वेन डायग्राम बना लेंगे। ये हो जाएगा एक विषय, ये दूसरा विषय और ये दोनों में पास हुए हैं 70, जिसमें कि पहला में पास हुए हैं 65। 70 में से अगर 65 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी केवल एक विषय में पास हुए हैं 5 विद्यार्थी। और दूसरे विषय में कितना है? वो है 58 और ये 70। 70 में से अगर 58 जाएगा तो ये हो जाएगा 58, 2 60 और 10 70। दूसरे विषय में केवल पास हुए हैं 12 लड़के। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया कि केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो यहाँ से कितने छात्रों का दिया टोटल संख्या? वो दिया है प्रश्न के अनुसार 2500, लेकिन हम माने 100, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 2500। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो कैंसिल आउट, एक बराबर में हो जाएगा 25। यहाँ से निकाल लेंगे केवल एक विषय में पास छात्रों की संख्या 12 5 17 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से 17 इंटू का 25, तो ये हो जाएगा 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, की 425 ऐसे छात्र हैं जो केवल एक विषय में पास हुए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12 21 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो दोस्तों 12 21 32 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर है 12, उसके बाद 21 32 और 18 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम इसका, ये जाएगा दोस्तों 4 से, तो 4 12, ये 21 और ये 4 8 32 और ये 18। फिर ये जाएगा कितने से? ये जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, ये 8 और ये 3 6 18। फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1 7, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 या 72 और 72 चौके 72 गुने 4 गुने 7, ये हो जाएगा 72 इंटू का 7 चौक 28। इसका गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
72 इंटू 28 गुना करेंगे तो ये 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 से 56, 56 और 4 60, 60 है और 1 61 के 1 हासिल 6 और 7 में 14 और 6 20 ने की 2016। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2016। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा संख्या ऐसा है 6000 और 7000 के बीच कटने वाला संख्या है। ऑप्शन ए में देखते हैं तो यह 6048, किसका तिगुना करते हैं तो यह 6048, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6048। ठीक है। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 360 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। ठीक है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे 4 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या वो हो जाएगा 4 ठो 9 की 9999 हो जाएगा। और इसको अगर 360 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, तो निकाल लेंगे 360 भागा में हो जाएगा 9999, ये जाएगा 3 बार में, तो ये जाएगा 3 का 9 यानी कि 921, यहाँ से उतरेगा 8, यहाँ से ये 7, फिर ये उतरेगा 9, तो ये जाएगा 2 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 614, यानी कि यहाँ से बच जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 8 में से 1 जाएगा यानी कि 7 और ये 7 में 6 जाएगा 1, यानी यहाँ से शेषफल आ गया हमारा 175। तो अगर ये 175 अगर नहीं रहता तो संख्या हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कर लेंगे तो अभीष्ट संख्या जो हो जाएगा छोटी से छोटी, अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 माइनस का 175, तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 132 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, उसको जोड़ने पर 4 अंकों की बड़ी संख्या में वो 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और सी के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ए एक कार्य को 25% भाग को 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए जो कार्य कर रहा है वो 25% कार्य का भाग पूरा कर रहा है कितना दिनों में, ये कर रहा है 10 दिनों में। तो ये 25 चौक 100 यानी कि 1/4 हिस्से को कर रहा है 10 दिन में। ये पूरे भाग को कितना दिन में करेगा, ये करेगा 10 गुने में 4 यानी कि ये कर रहा है 40 दिनों में इस पूरे कार्य को। ठीक है। अब बी के लिए क्या बोल रहा है, बी के लिए जो बोल रहा है कि बी का कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा करता है, कि बी जो है वो कार्य के 40% भाग को पूरा कर रहा है 40 दिनों में। तो 40 से 40 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हो जाएगा पूरे भाग को ये करेगा बी, वो करेगा 100 दिनों में, क्योंकि बी कर रहा है पूरे भाग को वो कर रहा है 100 दिनों में और ए कर रहा है पूरे भाग को वो कर रहा है 40 दिनों में। अब सी के लिए क्या बोल रहा है, सी कर रहा है सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में, यानी कि सी कर रहा है 1/3 भाग को 13 दिनों में। तो एक भाग का पूरे भाग कितना दिन में करेगा, ये करेगा 13 या 39 दिन में, क्योंकि सी कर रहा है यहाँ से 39 दिन में इस पूरे कार्य के। तो यहाँ से कौन जल्दी कर रहा है, वो कर रहा है सी, क्योंकि सी के कौन समय लग रहा है 40 दिन, ए को लग रहा है 40 दिन और बी को लग रहा है 100 दिन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से व्यंजक दिया है, व्यंजक है -20 के क्यू, -20 का क्यू, फिर है प्लस का 13 का क्यू, फिर है 7 का क्यू। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में यदि 0 रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर या -3abc बराबर में होता है 0। ठीक है। तो देखते हैं अगर इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो हमारा जो मान हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान वह प्लस का 3ab हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं यहाँ से एक जगह पर 20 यानी कि -20 प्लस का ये 13 और प्लस का 7, 13 7 20 प्लस का और माइनस का 20 यानी कि 0। जैसे इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3abc यानी कि 3 गुने ए का जगह पर है -20, बी के जगह पर है 13 और सी के जगह पर है 7। तो ये हो जाएगा 13 7 91 और 91 दूनी कितना होता है, ये होता है 182 यानी कि माइनस का 1820 और ये हो जाएगा गुने का 3, तो ये हो जाएगा 18 × 54 और ये 20 × 60 यानी कि -का
5460 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2y अनुपात का 3x माइनस 2y बराबर में 5:3 हो तो x बटा में y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3x प्लस 2y और अनुपात यानी कि बट्टा का दिया है 3x माइनस का 2y और इसका जो अनुपात दिया वो 5:3 के 5/3। तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के 9x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर में हो जाएगा 15x और माइनस का 10y। ठीक है, यहाँ से 9x को इधर कर जाएंगे और माइनस 10y को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 6y और माइनस हो जाएगा प्लस का 10y, क्योंकि प्लस का हो जाएगा 16y और ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा यानी कि 6x, ये कर जाएगा 8 दूनी 16 और ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं y बटा में x बराबर में 3/8। तो पूछा x बटा में y, तो ये हो जाएगा x बटा में y, इसको पलट देंगे क्योंकि 8/3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 16 सेक के स्क्वायर थीटा माइनस का 40 सेक थीटा प्लस का 25 बराबर में 0 और थीटा एक न्यून कोण है तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 16 सेक के स्क्वायर थीटा माइनस का 40 सेक थीटा और प्लस का दिया है 25 बराबर में 0। तो दोस्तों इसको हम तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 16 सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 20 सेक थीटा और ये माइनस का 20 सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 25 बराबर में 0, क्योंकि माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 40 सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर लेते हैं 4 सेक थीटा का कॉमन, तो हो जाएगा 4 सेक थीटा, ये हो जाएगा 4 सेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 4 5 20 और सेक थीटा तो कॉमन निकल गया, केवल बचेगा 5। और यहाँ से फिर लेते हैं माइनस का 5, यहाँ से बच जाएगा 5 के 20 4 सेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर में 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 सेक थीटा माइनस का 5 और एक तो आ जाएगा इंटू का 4 सेक थीटा माइनस का 5 बराबर में 0। तो इसको अगर 0 के बराबर करते हैं ये हो जाएगा 4 सेक थीटा माइनस का 5 बराबर में 0। यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि माइनस इधर का है, इधर जाएगा तो प्लस का और ये गुना में 4, ये इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो उसको हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार, इनके कोण हो गया 5 और आधार हो गया 4। यहाँ से लंब ज्ञात कर लेंगे, लंब बराबर में हो जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, क्योंकि लंब हो जाएगा 3। जैसे पूछा tan थीटा का मान, तो tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आ जाएगा 3 और आधार आ जाएगा 4, tan थीटा का मान आ जाएगा 3/4। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप 120 मीटर है। ये हो गया हमारा एबीसीडी एक समचतुर्भुज, इसमें कि ए हो गया, ये बी, ये सी और डी, क्योंकि ए बी समांतर है डीसी के। और जिसमें क्या दिया है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो दिया है, इनकी वाला जो दूरी दिया है वो कितना दिया है 15 मीटर का, इनकी ये दूरी दिया है 15 मीटर का और इस चतुर्भुज का दिया है परिमाप 120 मीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 है, यानी कि 4 ए बराबर दिया है 120 मीटर। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि ये कट जाएगा 30 बार में। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया वो होता है उस समचतुर्भुज के भुजा यानी कि 30 इंटू का दो समांतर भुजा के बीच की दूरी यानी कि 15। यहाँ से 15 या 45, यानी कि इस समचतुर्भुज का एरिया जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर में √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर में √3/2 है तो ए और बी का संभावित मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि साइन ए प्लस बी बराबर में दिया है √3/2। तो यहाँ से साइन के मान कितना होता है √3/2, ये होता है साइन का 60 डिग्री के मान। ठीक है, जैसे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का मान वो आ जाएगा
60 डिग्री। ठीक है, फिर दिया है cos a माइनस b बराबर में दिया है √3/2। तो cos के मान में कितना होता है √3/2? ये होता है cos 30 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ से ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके आंसर आ जाएगा a माइनस बी बराबर में वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी का मान 60 डिग्री। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे हम 1 और 2 समीकरण को, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और ये a माइनस का b बराबर में 30 डिग्री। सॉरी, जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ने पर हो जाएगा ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट, यानी कि 2a बराबर में आ जाएगा 60 30 90 डिग्री। यहाँ से a का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। जब a का मान आएगा 45 डिग्री और दोनों का जो है 60 डिग्री, तो b का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x प्लस m के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 है, तब m का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है अल्फा माइनस बीटा, वह दिया है 1 और इसे बहुपद का समीकरण दिया है x² माइनस का 5x और प्लस का m, जिसमें कि m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस अगर बीटा करते हैं, ये हो जाएगा -b/a यानी कि 5/1 यानी कि 5, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मान 1, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस का बीटा और प्लस का बीटा कैंसिल आउट, यानी कि 2 अल्फा बराबर में आ जाएगा 5 और 1 6, वैसे अल्फा बराबर में आ जाएगा 3। यहाँ से हमारा आ जाए मूलों का योग यानी कि 5, जिसमें कि अल्फा का मान आ गया 3, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। तो अगर गुणनफल करते हैं अल्फा गुने बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटा में a, यानी कि m बटा में हो जाएगा 1। यहाँ से अल्फा गुने बीटा यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 का मान हो जाएगा m के बराबर, यानी कि m का मान आ जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि सैकड़े के स्थान पर कितना संख्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ से देखिए 19 फैक्टोरियल, तो 19 को हम लिख सकते हैं 19 गुने में 18, क्योंकि 19 फैक्टोरियल का होता है मतलब कि 19 गुने 18 गुने 17, यानी कि इसका गुणनफल जो होता है वो 1 तक जाना चाहिए। तो 19 × 18 इंटू का हो जाएगा 17, इंटू का हो जाएगा 15, इंटू का 14, इंटू का 13, ये 12, 11, 10, फिर गुने का 9, गुने का 8, गुने का 7, 6, 5, 4, 3, 2 गुने 1। यहाँ से अगर देखते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, यानी कि यहाँ से जाएगा ये 30 और ये है 10, यानी कि 10 गुने अगर 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 उसके बाद जितना गुना होगा वो तो अलग ही होगा कि लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 तो 0। सैकड़े का स्थान पूछा है तो सैकड़े का स्थान कौन सा आ जाएगा? इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़े का जगह पर आ जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है। 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की आयु कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से दिया कि माया और मीरा की वर्तमान आयु, वर्तमान में दिया है माया और मीरा का आयु वह दिया अनुपात में 6:5। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष बाद वर्तमान से, ठीक है, 15 वर्ष बाद इसकी कितना हो जा रहा है उम्र का अनुपात? वो हो जा रहा है 9:8। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो इसका अंतर है 1 का, यहाँ भी जो अंतर है 1 का, यानी कि यहाँ से अंतर तो बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर माया का देखते हैं तो हमारे से 6 से हो जा रहा है 9 और मीरा का हो जा रहा है 5 से 8, यानी कि इन दोनों के अनुपातों का जो अंतर है आयु में वह है 3 वर्ष का, लेकिन एक्चुअली में वर्ष में जो है वह है 15 वर्ष का। तो 1 बराबर में हो जाएगा 5। तो पूछा है मीरा की आयु कितनी है, तो मीरा का अनुपात में कितना है? 5 है, इसलिए 5 बराबर में हो जाएगा 5 गुने में 5, यानी कि मीरा की वर्तमान आयु जो है वह है 25 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1920 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है।
तो यहाँ से हम लोग इसको बना देंगे, यानी कि हो जाएगा एलसीएम इंटू का HCF बराबर में पहली संख्या इंटू का हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 1920 और HCF दिया है 16 और क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 240, तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा गुने में, तो 240 गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 1920 इंटू का 16 और भागा में हो जाएगा 240 बराबर में ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये दोस्तों कट जाएगा 8 दूनी 16 और ये 8 3 24, एक जो कैंसिल आउट, और ये 3 6 18, 1 3 4 12, ये 64 दूनी कितना होता है 128, ऐसे दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा 128, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया नहीं है कि भिन्न कितना है, यहाँ से हम स्वतंत्र है, यहाँ से हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम मानेंगे अंश बराबर में 100 और हर बराबर में मान लेंगे कि 100, तो भिन्न बराबर में होता है अंश बटा में हर, यानी कि 100 बटा में 100। तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए। ये कर दिया जा रहा है 100 से 50 अधिक यानी कि 150, और ये कर दिया जा रहा है 100 से 80% ज़्यादा यानी कि 180। तो ये जो भिन्न हो जाएगा ये हो जाएगा एक दूसरे के कैंसिल आउट, और ये 3 5 15 और 3 6 18। तो फिर आगे बोल रहा है कि नया भिन्न जो है यानी कि ये 5 बटा में 6 जो है वह मूल भिन्न का कितना भाग है। तो मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा, तो जगह 5 बटा में 6 गुने 100 बटा में 100, क्योंकि मूल भिन्न जो है वो 100 बटा में 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, इनकी जो है ये 5 बटा में 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 19 सहित 2/3 माइनस का 7 सहित 1/4 बराबर में x प्लस का 2 सहित 1/2 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 19 सहित 2/3 और फिर दिया माइनस का 7 सहित 1/4 बराबर में ये x प्लस का 2 सहित 1/में दिया है 2। यहाँ से ये हो जाएगा 19 में से अगर 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस के 1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4 12 यानी कि 3। ठीक है, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा यानी कि 5, कि 12 सहित 5/12 इसका माना जाएगा। ठीक है, और ये बराबर में हो जाएगा x प्लस का 2 सहित 1/2, तो प्लस को इधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा x बराबर में ये 12 बड़ी 144 और प्लस का 5 यानी कि 149 बट्टे में हो जाएगा 12, माइनस का 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 149 माइनस का ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 5 30, यहाँ से हमारा आ जाएगा 119/12, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 12 9 टोटल से यानी कि 9 सहित 11/12, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए दूरी का अंतर, तो ऐसे मान लेंगे उसकी चाल जो है मूल चाल वो है 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर चाल 15 और टाइम है 30 घंटा, तो ऐसे दूरी निकाल देंगे। ऐसे दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने में समय यानी कि 15 गुने में 30, यहाँ से दूरी आ जाएगा 450 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि यदि वो अपनी चाल को 1/15 कम कर दें, 15 से 1 कम कर दें, तो पहले चाल था 15, अब चाल उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से कम यानी कि 14, तो इतने ही समय में यानी कि इसका टाइम जो है उसको 30 घंटा लग रहा है। इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा D2, वो हो जाएगा 14 गुने में 30 यानी कि 14 तिया 42 यानी 420, और इन दोनों दूरियों का अंतर जो दिया है वह दिया प्रश्न में 10 किलोमीटर। तो हमारे से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 माइनस 420 यानी कि 30, तो 30 का मान जो दिया है वो दिया 10, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 1/3। तो चाल कितना माने है पहले, वो चाल माने 15, जैसे 15 का मान निकाल देंगे कि 15 बराबर में हो जाएगा 1/3 गुने का 15, तो ये कर जाएगा 3 5 15, यानी कि उसका मूल चाल जो है वो है
किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से व्यंजन दिया है 243 का स्क्वायर, 243 का स्क्वायर, फिर दिया है भागा का 27 का स्क्वायर, और ये दिया है गुने का 6, और ये भागा का दिया है 18। तो दोस्तों हम 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5, और इसका दिया है स्क्वायर, और ये भागा में तो गुना में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 3, 27 का मान होता है 3 के पावर 3, और ये हो जाएगा 1 बटा में 3 के पावर 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये गुना में 6, और ये भागा में है 18, ये होगा 36 18, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 5 के पावर 2 यानी कि 3 के पावर 10, और ये गुने का 1 बटा में 3 के पावर 2 कि 3 के पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुने का 1 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6, और ये एगो 3 के, ये हो जाएगा 3 के पावर 7। ये कितना कर जाएगा 3 के पावर 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 के पावर 10, यानी कि ये पूरा कर जाएगा 3 के पावर 7, यहाँ से बच जाएगा 3 के पावर 3, यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 3 यानी कि 27, इनका माना जाएगा 27। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी बराबर में 60 डिग्री है, और ओ त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु है। यदि कोण ओबीसी कोण ओबीए का दोगुना है, और कोण ओसीबी कोण ओसीए का दोगुना है, तो कोण बीओसी का माप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, जिसमें कि ओ केंद्र हो गया, ठीक है, ओ एक बिंदु हो गया। तो यहां से इसको अगर मिलाते हैं, ठीक है, ये हो गया ओ, जिसमें कि दिया है कोण बी ए सी बराबर में 60 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर में दिया है 60 डिग्री, ये कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। फिर आगे दिया है कोण ओ बी सी, यह जो है वह कोण ओ बी ए का दोगुना है। इसको मान लेते कि ये है x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। फिर आगे दिया है कि कोण ओ सी बी यानी कि ये कोण जो है कोण ओ सी ए का दोगुना है, कोण ओ सी ए का दोगुना है। इसको मान लेते कि ये है x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, तो तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, जिसमें कि है कोण ए बराबर में 60 डिग्री, और कोण बी बराबर में आ गया 2x और x यानी कि 3x, और कोण सी बराबर में आ जाएगा 2x और x 3x, और ये हो जाएगा मान सब 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 3 6x बराबर में 180 डिग्री, और ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का 60 डिग्री, तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान, वो आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 दूनी 40, ये 20 और ये 40 और ये 20। तो पूछा क्या है, पूछा कि कोण बी ओ सी का माप क्या होगा, कि कोण बी ओ सी का माप क्या होगा। अगर चलते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, तो हो जाएगा तीनों कोणों का जो 180 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री प्लस का 40 डिग्री और प्लस का कोण हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर में आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 40 से 40 80, यानी कि कोण बी ओ सी का मान आ गया, वो आ गया 100 डिग्री, इसका मान आ गया 100 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा। यहाँ से विभाजित करेंगे, इनके यहाँ से दिया है 10.53 और बटे में करना है 0.09, ये 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव कैंसिल आउट, और ये दोस्तों कर जाएगा 9 एकम 9 1 9 एकम 9 6 9 7 63 यानी कि 117 बार में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और कोण RPO बराबर में 39 डिग्री है, तो कोण RQP की माप कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि PQ एक वृत्त का व्यास है, यहाँ से एक वृत्त बना लेंगे, ये हमारा हो गया वृत्त, और जिसमें कि PQ एक व्यास हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया, और ये यहाँ पर एक तो O केंद्र हो गया। और फिर क्या बोल रहा है
कि यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु कोई आर स्थित है, ठीक है, तो कोण आर पी ओ बराबर में 39 डिग्री, कोण आर पी ओ बराबर में 39 डिग्री, ये वाला जो कोण दिया है आर पी ओ, ये दिया है 39 डिग्री, ठीक है। और इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर जो बना कोण होता है वो होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम चलते हैं त्रिभुज आर पी क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू में अगर चलते हैं तो हो जाएगा कोण आर प्लस का कोण पी और प्लस का कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री। आर का मान आ गया है 90 डिग्री, पी का मान है 39 डिग्री और प्लस का ये हो जाएगा कोण क्यू बराबर में 180 डिग्री। जैसे कोण क्यू बराबर लिख सकते हैं 180 और माइनस का हो जाएगा 9 और ये 9 3 12 इनकी 129 डिग्री। यहाँ से कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 और 31 30 और 50 80, यानी कि कोण क्यू बराबर आ गया 51 डिग्री, ये वाला मान आ गया 51 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा है कोण आर क्यू पी का माप क्या होगा, यानी कि आर क्यू पी का माप क्या होगा, तो 51 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2,7 5,1 x,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x1 और y1 2 7, x1 बराबर में 2, y1 बराबर में दिया है 7, फिर दिया है x2 y2 इस कितना मान दिया है, यह दिया है 5 और 1, फिर दिया है x3 और y3 ये जो मान दिया है x और 3 दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, इनकी निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू का x1 और फिर होता है y2 माइनस का y3, फिर हो जाएगा प्लस का x2 इंटू का y3 माइनस का y1 और फिर हो जाएगा प्लस का x3 इंटू का y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया है 18 वर्ग इकाई, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इंटू का x1 कितना है, वो है 2 इंटू का y2 वह है 1 माइनस का y3 वह है 3 और ये प्लस का x2 यानी कि 5 इंटू का y3 3 माइनस का y1 7 प्लस का हो जाएगा x3 यानी कि x और ये हो जाएगा इंटू का y1 यानी कि 7 और माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, इनके 36 बराबर लिख सकते हैं, ये 2 गुने 1 में से 3 जाएगा यानी कि माइनस का 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 प्लस का ये हो जाएगा 5 इंटू का यानी कि 3 में से 7 जगह है माइनस का 4 यानी कि माइनस का हो जाएगा यहाँ से 20, ठीक है। यहाँ से प्लस हटा देंगे, ये हो जाएगा 7 में से 1 जगह यानी कि 6 यानी कि 6 इंटू एक्स यानी कि 6x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 36 बराबर में ये माइनस के 20 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 24 प्लस का 6x, ये माइनस में इधर जाएगा तो जाएगा प्लस में यानी कि 6x बराबर में हमारा आ जाएगा 36 प्लस का 24 यानी 36 और 4 40 और 20 60। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ए में ये है 10 या -2, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यदि BC बराबर हम 12.5 सेंटीमीटर और EF बराबर में 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका एरिया जो होता है वह उनके भुजा के स्क्वायर के समान अनुपातिक होता है। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बॉटम में हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और बॉटम में हो जाएगा ये EF का स्क्वायर है, जिसमें कि BC का मान दिया 12.5, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और बॉटम में दे दिया है EF का मान वो दिया है 10, यानी कि इसको भी लिखेंगे 2 बार, 10 गुने में 10, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, यानी हो जाएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा 25 5 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, फिर हो जाएगा 25 5 125 और 25 चौके 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा ऊपर में 25 और बॉटम में आ जाएगा नीचे का 16, लेकिन इसका अनुपात आ जाएगा 25 अनुपात का 16, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ए बी और सी का एवरेज वह दिया है 22 वर्ष। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का जो ये हो जाएगा 22 इंटू का 3 इनकी इसका जो हो जाएगा 22 तिहाई 66। फिर दिया है बी और सी का एवरेज इनके बी प्लस का सी का जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 और इंटू का हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 50, जिसमें कि यहाँ पर दिया है कि तीनों का योग दिया है 66 वर्ष और दो का योग दिया है 50 वर्ष। यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये माइनस होगा ये भी माइनस कि प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, इनके यहाँ से ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 66 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, तो बोला है कि एक 9 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो 9 वर्ष बाद निकाल लेंगे। 9 वर्ष बाद ए की आयु ये हो जाएगा 16 प्लस का 9 जोड़ देंगे यानी कि एक ये हो जाएगा 9 वर्ष बाद 25 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो होता है, बीच की दूरी वह होता है अंडर रूट का उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि यहाँ हो जाएगा उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है यानी कि 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का r1 प्लस r2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का r1 प्लस r2 यानी कि 4.5 और 3.5, ये 5 है 5 है 10, 4 3 7 और 1 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में होता है, यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट का ये 36 प्लस का ये 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 100, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। जैसे व्यंजक दिया है 394 इंटू का 394, फिर दिया है प्लस का 2 इंटू का 394 इंटू का दिया है 106, फिर आगे दिया है प्लस का 106 इंटू का 106, तो ये दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 394 प्लस का 106 का होल स्क्वायर, जैसे हमारा आ जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 इनकी 500 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 25 पर कितना 0 2 2 का 0 4 यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 25 यानी कि 2,50,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये था, राजू ने इसे 5% लाभ पर मोन्टू को बेच दिया और बाद में मोन्टू ने इसे 2% की हानि पर पुनः राजू को बेच दिया, लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है कार के क्रय मूल्य जो है सीपी वो है 1,50,000। ठीक है, और राजू ने इसे 5% लाभ पर मोन्टू को बेच दिया, तो कितना हो जाएगा मोन्टू का क्रय मूल्य, मोन्टू का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1,50,000 गुने का 105 बटे में हो जाएगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 0 और ये 15 5 75 और ये 15 यानी कि 1,57,500 हो जाएगा मोन्टू के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, ये होगा मोन्टू के लिए क्रय मूल्य, लेकिन कितना मिला राजू को लाभ मिला है 5% लाभ पर, यानी कि 1,50,000 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा डबल जीरो और ये 50 25 इनके 15 5 75 हो जाएगा 7,500 रुपया मिल रहा है उसको राजू को लाभ, ये राजू का लाभ मिल रहा है। ठीक है, और ये फिर क्या कर रहा है मोन्टू खरीद रहा है 1,57,500 में, फिर 2% की हानि पर बेच दे रहा है फिर से राजू को, तो राजू के लिए कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, राजू के लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह हो जाएगा 1,57,500 का 2% हानि पर यानी कि 98% पर, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1575 इंटू का
98, ये हो जाएगा 1,54,350। कितना का था क्रय मूल्य, वो तो 1,50,000 का, और यहाँ से ये खरीद रहा है 1,54,000 का, यानी कि इसको घाटा लग रहा है, वो लग रहा है 4,350 रुपये का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य जो था वो तो 1,50,000, ये हो जा रहा है लॉस राजू का। कितना का इसको लाभ हो जा रहा है, इसका जो लाभ हो रहा है वो लेन देन में वो हो जा रहा है 7500 का लाभ हो रहा था, और फिर खरीद ले रहा है तो उसको हो जा रहा है 4,350 रुपये का हानि। यहाँ से उसका लाभ हो जाएगा 50, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 7 में से 4 जाएगा 3, 3,150 रुपये का इसको कुल लाभ हो रहा है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 2 गुनी हो जाती है 8 वर्षों में, इनके यहाँ से 2 गुनी हो जा रही है 8 वर्षों में, तो कितने वर्षों में वो अपने का 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुनी, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो निकाल देंगे वर्ष, तो वर्ष की संख्या बराबर में हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर गुना करेंगे इस 8 में, यानी कि हो जाएगा इनके वर्षों की संख्या वो हो जाएगा 8 गुने का 2, यानी कि 16 वर्षों में यह अपने का 4 गुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि सभा में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा n इंटू का n-1 हो जाएगा 2। तो कितने छात्र शामिल हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं 30 छात्रों ने भाग लिया, कि 30 छात्र भाग ले रहे हैं, 30 छात्र अपने एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, तो हो जाएगा 30 इंटू का 30 माइनस का जाएगा, यानी कि 29 बटे में हो जाएगा 2, ये कर जाएगा 15 बार में, तो क्या हमारा आ जाएगा 29 गुने में 15, क्या गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 में 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23 के 3 हासिल 2, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, यानी कि 435 बार। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे 5970 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे 5970 है, इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए, तो इसका पहले हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 5970 और 2 टोपियर में बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, क्योंकि 7 7 49, यहाँ से हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, फिर उतरेगा यहाँ से 7 0, और ये 7 7 14, फिर कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 14 7 98, यानी कि 7 बार में। ये हो जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल 4, और 14 7 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। यहाँ से हमारा शेषफल बच जाएगा 29 और 31, 30 और 40 17, यानी कि 41। 41 संख्या अगर नहीं रहता इतना संख्या में से तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता है। यहाँ से अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि अभिष्ट संख्या बराबर में हो जाएगा 5970 माइनस का 41, हो जाएगा 41 9 50, 50 और 20 70, यानी कि 59 से 29 हमारा एक तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि 41 को कहीं घटाएंगे तो हमारा एक तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग से एक तो शिकायत है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं तो हमारा वीडियो नहीं जा रहा है अधिक लोगों पर, और ना ही हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़वाएं और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।